एक साथ थी डायरेक्ट सम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। डायरेक्ट सम अभी हाँ तक की सबसे ज्यादा आई हुई थ्योरम है। और अब हम लोग 3 थ्योरमें और पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। उनमें 3 में जो पहली थ्योरम है वो है एक्जिस्टेंस थ्योरम और बेसिस थ्योरम। इसे नंबर 1 डाल के देखो, कठिन तो लगेगी उन बच्चों को जिन्होंने डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, लेकिन जिन्होंने डेफिनेशन पढ़ी उनको बहुत सरल लगेगी। तो लिखो, there exists a basis for each finite dimensional vector space। हिंदी में परिमित विमीय सदिश समष्टि के परिमित विमीय सदिश समष्टि के आधार का अस्तित्व होता है। अब कोई क्लास में अगर ये बता पाए कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता क्या है, तो हमें फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लेके चलना है और ये दिखाना है कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अगर कोई है तो उसके बेसिस का एग्जिस्टेंस होता है। There exists a basis for each finite dimensional vector space। परिमित विमीय सदिश समष्टि के आधार का अस्तित्व होता है। सबने लिख लिया, प्रूफ लिखो। कोई बता पाएगा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होती है? कोई भी क्लास में अगर बता पाए तो बताओ। सर ऐसे सर मतलब मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। कोई बता पाएगा? और सोचो, सर पहला फाइनाइट पन्ना पलटो। सबसेट एस होता है जो सर फाइनाइट क्या? सबसेट एस जो वी का होता है सच दैट एल एस इक्वल टू वी होना चाहिए। बिल्कुल। तो फाइनाइट डायमेंशनल परिमित विमीय का मतलब है एक फाइनाइट सबसेट एस इस प्रकार होगा कि एल एस इक्वल टू बी। अब अंशतः ये बताओ कि हमें ये बताना है कि अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसका बेसिस होगा। बेसिस होने के लिए, आधार होने के लिए कितनी बातें होती हैं अंशतः? तो दो कंडीशन होती दो है। दो कंडीशन होती बहन। तो दो ये कंडीशन में एक कंडीशन तो इसमें होती है कि एल एस इक्वल टू बी। तो क्या हम और दिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा? सर एस जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, या बिल्कुल है। एस में देखो, ऐसे एस पढ़ लीनियरली के आओगे तो इंडिपेंडेंट समझ वेक्टर में है। आएगा। अलजेब्रा अंशतः पढ़ के आई हो आज तो तुम्हें समझ में आएगा, बहुत सुंदर थ्योरम लगेगी। और यस अंशतः ध्यान से पढ़ना ही है, तुम्हें एक्सप्लेन भी करनी है थ्योरम, ठीक है? तो यस सर। क्या लेके चलना है अंशतः? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। और क्या दिखाना है कि उसका बेसिस जरूर होगा, ठीक है? आधार जरूर यस होगा। तो लिखो, माना वीएफ कोई परिमित विमीय सदिश समष्टि है। लिखो अंशतः, वीएफ भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। let VF be a finite dimensional vector space। तो माना VF कोई परिमित विमीय सदिश समष्टि है, तो अगर VF परिमित विमीय है तो इसका फाइनाइट सबसेट कैपिटल एस इस प्रकार होगा कि एल एस इक्वल टू बी। तो लिखो, देन बाय डेफिनेशन। अब परिभाषा से तो याद है साहब, परिभाषा क्या कहती है सर कि एक कोई परिमित उपसमुच्चय एस इस प्रकार होगा कि एल एल एस एस इक्वल टू बी। देन बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट्स अ फाइनाइट सबसेट कैपिटल एस इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 टू अल्फा एन। इसलिए माना भी है कोई परिमित विमीय सदिश समष्टि है, तब परिभाषा से परिमित भी का लिखना, भी का परिमित उपसमुच्चय है कैपिटल एस इक्वल टू करली ब्रैकेट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा एन। देन बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सबसेट कैपिटल एस इक्वल टू ऑफ भी सच दैट एल सर एस इक्वल टू। क्या कह रहे हो बच्चे? दिव्य हम्म? सर दिव्यांशी भदौरिया को ज्वाइन कर लो। देखो, ज्वाइन हुई कि नहीं? तो क्या हमने कहा हाँ कि सर हो गई। वेक्टर हो गई तो उनको स्टेटमेंट लिखवा दो। स्टेटमेंट तो ग्रुप पे डला ही है वैसे। तो ग्रुप पे जाके दिव्यांशी जी स्टेटमेंट लिख लो बहन। और प्रूफ जो है वो हमसे ध्यान से धीरे धीरे पढ़ो। देखो, रोज के रोज याद करो, रोज के रोज पढ़ो तो तुम्हारे दिल को भी सुकून मिलेगा और हमारे दिल को भी सुकून मिलेगा।
नहीं तो फिर वही होगा शांत। हाँ सर। रोज पढ़ोगे तो क्या होगा? मतलब डेली पढ़ोगे तो फिर याद रहेगा और पढ़ने में भी मजा आएगा फिर। हाँ, पढ़ने में भी मजा आती है। कहते हैं ना, अच्छी सूरत को संभलने की जरूरत क्या है, क्यों शांत? हाँ सर। अच्छी सूरत को संभलने की जरूरत क्या है? सादगी में भी कयामत की अदा होती है। हाँ सर। कभी ऐसा कोई तुम्हें मिला शांत, इसकी सादगी में भी मर मिटने वाली अदा हो, कयामत की नहीं अदा हो? सर। ऐसा कोई नहीं मिला तुम्हें? ध्यान से देखा करो, लोग होते हैं ऐसे जो बहुत सिंपल होते हैं, सादगी पूर्ण होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत सुंदर लगते हैं। हाँ और सर। सुंदरता कोई केवल देखने से नहीं आती है, सुंदरता बहुत तरह की होती है शांत बाबू। तो हाँ जो सर। इंटरनल ब्यूटी है, इंटरनल ब्यूटी है, उसको ध्यान दो। बाहरी हाँ सर। सुंदरताएं तो थोड़े दिन में फीकी पड़ जाएंगी। जो इंटरनल ब्यूटी है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है हाँ। शांत? हाँ तो सर। शुरू से बताओ शांत, क्या लिखा लास्ट लाइन में? शुरू से क्या सर लिखा, माना भी है तो। सर बी एफ उसमें कोई परमित बेमिय सदिश समष्टि है, तब अब उन परिभाषा से तो डेफिनेशन बी का एक परमित उपसमुच्चय एस ब्रैकेट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा एन इस प्रकार होगा कि एल एस इक्वल टू बी। ठीक। तो देखो, भी है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। और फाइनाइट डायमेंशनल की परिभाषा होती है कि फाइनाइट सबसेट कैपिटल एस इस प्रकार होगा कि एल एस इक्वल टू बी। अब शांत, हम इसमें ये भी मान लेते हैं कि जो एस है इसका कोई एलिमेंट जीरो नहीं है। ठीक है, तो देखो, हाँ ऑल्सो सर। लेट अस सपोज दैट, हम यह भी मान लेते हैं कि एस का कोई सदिश शून्य नहीं है। तो ऑल्सो लेट अस सपोज दैट, also let us suppose that no member of capital S is zero। हम यह भी मान लेते हैं कि S का कोई सदिश शून्य नहीं है। नो मेंबर ऑफ कैपिटल S इज जीरो। तो हमने कह दिया कि हमने मान लिया कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n में कोई वेक्टर शून्य नहीं होगा। ऐसा क्यों माना था, हम पता है तुम्हें ये बात? सर पीछे वाली डेफिनेशन लगाने के बिल्कुल। लिए। पिछली वाली थ्योरम ये कहती है कि अगर सेट का कोई मेंबर जीरो ना हो और वो एलडी हो, तो उसमें एक वेक्टर ऐसा होता है जो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो शांत, हाँ अगर सर। ये थ्योरम तुम्हें समझ में आती है, किसी को भी पूरी क्लास में किसी को भी ये थ्योरम समझ में आए अगर धोखे से, तो जरूर हमें समझाना, मतलब एक्सप्लेन करना। बहुत टफ थ्योरम तो है ही, लेकिन पिछले सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। कई बार कई बच्चे नए आए होंगे जिन्होंने पिछली सब कुछ नहीं पढ़ा होगा, उनको दिक्कत होगी यहाँ पे। तो बहुत ही कठिन थ्योरम मानी जाती है। शांत, प्रूफ ये करना है कि एस बेसिस है। एस क्या है? आधार है। तो एस को आधार होने के लिए शांत कितनी बातें चाहिए? सर दो सर। दो बातें चाहिए। दो में से देखो, एक बात एक तो पहले से, तुमने। हाँ सर। अगर आपने बेसिस की डिफिनेशन पढ़ी है तो पहले नंबर में होता कि एस एल आई है, दूसरे नंबर में एल एस इक्वल टू बी। तो देखो, एल एस इक्वल टू बी तो पहले से सेटिस्फाइड है। तो क्या कंडीशन और हो जाए तो एस बेसिस हो जाएगा। फिर एल आई हो जाए फिर लीनियर इंडिपेंडेंट। तो अगर एस, देखो काम, बड़ा ध्यान देना, यदि कैपिटल एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, यदि कैपिटल एस रैखिकतः स्वतंत्र है, तो बताओ, अगर एस एल आई है और स्पांस वो पहले से कर रहा है, तो बेसिस की डिफिनेशन के हिसाब से एस क्या हो जाएगा? फिर यही आधार सर। यही आधार हो जाएगा। तो बेसिस क्या कहता है कि दो बातें हों, पहली बात वो सेट एलाई हो, दूसरी बात स्पांस करता हो। तो स्पांस तो वो शुरू से कर ही रहा है। अगर कैपिटल एस, यदि कैपिटल एस रैखिकता स्वतंत्र है, तो then as itself forms a basis of bs। तो यदि कैपिटल एस रैखिकता स्वतंत्र है, तब एस स्वयं ही वीएफ का आधार है। देन एस इटसेल्फ फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ वीएफ। यदि एस एलआई है, तब एस स्वयं ही वीएफ का आधार है। अब बताओ शांत, दो ही बातें दुनिया में होती हैं कि कोई सेट या तो एलआई होगा या नहीं होगा एल डी होगा। एलडी होगा।
तो देखो अगर एस एल आई है तो निश्चित रूप से एस जो है वो बेसिस होता है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि एस एल आई हो सकता है वो एल डी हो। हाँ तो सर। चलो अगर एस एल डी है तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। किंतु but if capital S is a linearly dependent set of vectors, किंतु यदि S रैखिकता परतंत्र समुच्चय है, but if capital S is a linearly dependent set of vectors, किंतु यदि कैपिटल S रैखिकता परतंत्र समुच्चय है, तो देखो शांत, अगर S एल डी है, मानसी शर्मा, यस ये सर। कौन सा टाइम है तुम्हारा आने का? सर अब लेट तुम हो ना तो गई है। ना हिंदू रही ना मुसलमान रही, ना तो तुम्हें थ्योरम समझ में आएगी ना कुछ और होगा। इससे अच्छा कि अब आराम कर लो, ठीक है, क्योंकि अब थ्योरम तो निकल ही गई है। 2:30 बजे वाले बैच में पढ़ लेना या ऑफलाइन आके पढ़ लेना। तो शांत बताओ कहाँ पे थे हम, कि अगर एस रैखिकता स्वतंत्र है तब तो एस बेसिस फॉर्म हाँ करेगा, आधार निर्मित करेगा। हाँ सर। किंतु यदि कैपिटल एस रैखिकता परतंत्र है, हाँ सर। बट इफ कैपिटल एस इज लीनियरली डिपेंडेंट, किंतु यदि एस रैखिकता परतंत्र है, तो पिछली थ्योरम हमने बार बार याद करने को कही है हाँ कि सर। जितनी थ्योरमें आगे हैं अब से, उन सब में पिछली थ्योरम यूज होगी। तो अगर पिछली थ्योरम एक बार शांत फिर दोहरा दो, तो हाँ देखो सर। कि एस अगर एलडी है तो उसमें एक ऐसा वेक्टर होगा जो अपने जब प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। हाँ सिविका सर। पिछली थ्योरम के हिसाब से बताओ क्या होगा। एस अगर एलडी है तो पिछली थ्योरम से क्या होगा? तो फिर सर एस में कोई एक ऐसा वेक्टर होगा जो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर सम होगा। तो देखो उस वेक्टर को हम अल्फा आई मान लेते हैं सिविका, ठीक है। तो हम मान यस लेते सर। हैं कि एक ऐसा वेक्टर अल्फा आई है जो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो किंतु यदि कैपिटल एस लीनियरली डिपेंडेंट है, तो देन देयर एग्जिस्ट्स तब कोई सदिश माना अल्फा आई, तो देन देयर एग्जिस्ट्स सम वेक्टर से अल्फा आई इन कैपिटल एस। अब जो अगली लाइन है सिविका वो बोलो, तब कोई सदिश, तो यदि एस एल डी है रैखिकता परतंत्र है, तब कोई सदिश माना अल्फा आई कैपिटल एस में इस प्रकार होगा कि, सिविका आगे बोलो। हाँ सर, अल्फा आई इन एस which सच which which can can be be expressed expressed which can be which expressed can be as a linear expressed combination as a linear combination of of the preceding one's its vectors। preceding। ये सिविका याद कर लो, हर थ्योरम में यूज होगी। हाँ तो सर। यदि एस रैखिकता परतंत्र है, तब कोई सदिश माना अल्फा आई कैपिटल एस में इस प्रकार होगा कि यह अपने पूर्व क्रम के सदिशों के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स अल्फा वन। तो बता दीजिएगा अल्फा आई के जो प्रीसीडिंग वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, कहाँ तक के होंगे? सर ये होंगे अल्फा आई माइनस वन तक। तो इस लाइन को फिर से सिक्का समझा दो यहाँ तक कि देखो एल एस इक्वल टू भी तो पहले से ही है, तो हाँ अगर सर। एस को बेसिस दिखाना है तो उसको एल आई होना चाहिए। तो अगर एस हाँ। एल आई है तो नथिंग टू प्रूव, है कि नहीं? अगर यस एस सर। एल आई है देन नथिंग टू प्रूव, क्योंकि एस एल आई है और एक्सपांस कर रहा तो अपने आप बेसिस हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। यस किंतु सर। अगर एस एल डी है, तो अगर एस एल डी है तो पिछली थ्योरम में यहाँ से पढ़ो सकता है, इफ एस इज लीनियरली डिपेंडेंट, यदि एस रैखिकता परतंत्र है, तब हाँ एस में कोई सदिश माना अल्फा आई अपने हाँ। पूर्व क्रम के सदस्यों अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री डॉट डॉट अल्फा आई माइनस वन के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको इंग्लिश में पढ़ो। But if S is linearly dependent, then there exists some vector, say alpha I in S, which can be expressed as a linear combination
of its preceding vectors alpha 1, alpha 2, alpha 3 up to alpha I minus 1. यहाँ तक शांत या कोई बच्चे को कहीं भी कोई परेशानी है क्या? कि हमने नहीं सर। मान लिया कि VF फाइनाइट डायमेंशनल है, परिमित विमीय है। परिमित विमीय है तो एक फाइनाइट सबसेट कैपिटल एस इस प्रकार होगा कि LS इक्वल टू V। LS इक्वल टू V का मतलब एस V को एक्सपांस करता है, जनित करता है, जनरेट करता है। अब हमें जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि एस बेसिस है। तो हमने कहा अगर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है तो निश्चित रूप से VF का आधार होगा, किंतु अगर परतंत्र तो पिछली थ्योरम हमने कहा था हर थ्योरम में लगेगी। तो पिछली थ्योरम से एस में कोई सदिश अल्फा आई इस प्रकार होगा, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर। बताओ अभी तक यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी एक लाइन में भी दिक्कत हो या शब्द में कोई दिक्कत हो? बोलो बोलो, किसी को दिक्कत है क्या? बोलो दुर्गेश, कोई दिक्कत है? अब ये लोग जुड़ के क्या करेंगे बताओ? क्यों टाइम पास। अब जुड़ के करेंगे क्या? ये पूरी थ्योरम तो खत्म हो गई, अब थ्योरम समझ में आएगी नहीं। जुड़ो तो शुरू से जुड़ा करो 10 बजे से, नहीं तो फिर जुड़ा मत करो, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं। शांत बताओ कि इस अल्फा आई को अगर एस में शांत कितने एलिमेंट है? अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट कहाँ तक? अल्फा आई तक सर। अल्फा एन तक है भाई मेरे। अल्फा एन तक सर। अगर उसमें से हम इस अल्फा आई को हटा दें, इफ we omit this alpha I from capital S, यदि इस अल्फा आई को एस से हटा दें, शांत बताओ अगर एस से हटा दें इसको तो कितने एलिमेंट बचेंगे? Then अल्फा आई प्लस 1 से एन तक। meaning set of n minus 1 वेक्टर्स। तो टोटल कितने वेक्टर थे उसमें? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n तक थे। उस अल्फा n तक के सदस्यों में एक सदस्य हटा दें। यदि इस अल्फा आई को क्यों हटा दें? क्योंकि अल्फा आई इन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये उसे एलडी बना रहा है। तो यदि अल्फा आई को, यदि इस अल्फा आई को, इफ वी ओमिट दिस अल्फा आई फ्रॉम कैपिटल एस, यदि इस अल्फा आई को कैपिटल एस से हटा दें, तब n माइनस 1 सदस्यों का शेष समुच्चय। n माइनस 1 क्यों बोला शांत? क्योंकि एस में टोटल वेक्टर कितने हैं? n। उसमें से एक अगर अल्फा आई हटेगा तो कितने बचेंगे? एन n माइनस। माइनस 1। तो then the remaining set of n minus 1 vectors, तब n minus 1 सदस्यों का शेष समुच्चय S1 इक्वल टू, जिनका बताओ होगी कि अल्फा आई हटाएंगे तो इसमें जो वेक्टर बचेंगे वो कौन कौन से होंगे? Sir, alpha 1, alpha 2 up to alpha n minus 1. अच्छा, अल्फा आई हटाओगी और अल्फा n I माइनस 1 I बचेगा। minus 1, I minus 1. अल्फा आई माइनस 1, उसके आगे हाँ, क्या होगा? उसके आगे सर होगा फिर प्लस अल्फा आई प्लस 1। अल्फा आई प्लस 1, क्योंकि हटाना किसको है? अल्फा आई अल्फा आई हटाना। को हटाना है। तो हाँ अल्फा आई को हटाओगे तो अल्फा आई हटेगा, तो अल्फा हाँ 1 अल्फा 2 अल्फा आई माइनस 1 तक रहेगा। अल्फा हाँ, आई हट जाएगा, अल्फा आई हट जाएगा तो अगला कितना बचेगा? अल्फा आई प्लस 1। आई अब प्लस यहाँ पे 1। डॉट डॉट चलता रहेगा, लास्ट में तो वही रहेगा अल्फा एन। हाँ तो साथ समझ रहे सर हैं ये अल्फा एन। अल्फा आई ही क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? ये हटा आप दो। अल्फा आप अल्फा जे हटा दो बेटा, अल्फा के हटा दो, अल्फा यस अंशिता हटा दो। अब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन में से एक को तो हटाना ही है। तो उस सर, एक का क्यों नाम हटा अगर दो? हम अल्फा अल्फा के ले लेंगे तो तुम कहोगे अल्फा क्यों क्यों हटाया। सर नाम नहीं, अल्फा हटा जे ले क्यों रहे लेंगे हैं? तो हम्म सर ये जानना है हटा क्यों रहे हैं? नाम क्योंकि से वो नहीं। एलडी कर रहा है ना। अभी क्या लिखा है इधर देखो कि एलडी है। अगर एलडी है तो पिछली थ्योरम कहती है कि उसमें एक ऐसा वेक्टर होगा जो प्रीसीडिंग वेक्टर्स पे डिपेंडेंट होगा। तो उस वेक्टर का कोई नाम तो होगा। मान लो उसका नाम घासीराम है, तो घासीराम जो है वो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो वो घासीराम चूंकि डिपेंडेंट है इन वेक्टर पे, तो वही तो एलडी कर रहा है उस सेट को। तो अगर उसको हटा दें तो एक चांस बनेंगे कि वो सेट एलाई हो जाए।
समझ रहे हैं? हाँ हो सकता सर है एक और ही भी होगा वेक्टर सर, है। एक ही होगा सर कि और भी हो नहीं नहीं, सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं बेटा, कितने भी हो सकते हैं। हो सकता है ये जो S1 है एल हो जाए, हो सकता है कोई और वेक्टर भी इसमें हो जो डिपेंडेंट हो, तो फिर LD हो जाएगा। तो हाँ जब तक हटाते रहेंगे शांत, जब तक सेट में LI वेक्टर बच जाएंगे। समझ रहे हैं? हाँ सर। सर तो ऊपर जो वाली एस लाइन एक है, बार हिंदी में रिपीट कर देना सर, एफ से FBO में। यदि यदि हम इस अल्फा आई को कैपिटल S से हटा दें, तब से इस n-1 सदिशों का समुच्चय S1 इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा आई माइनस 1। अल्फा आई हट गया यहाँ से, अल्फा आई प्लस 1, अल्फा आई लिख दिया। ऑल्सो हटा दे तब सर, इतना ही लिखा है। अब शेष n-1 सदिशों का समुच्चय, यदि इस अल्फा आई को कैपिटल S से हटा दें, तब शेष n-1 सदिशों का समुच्चय S1 मान लिया इसको, S के एलिमेंट n है उसमें से एक हटा दिया, इसमें हाँ अल्फा जी। आई माइनस 1 हटा दिया है, तो शेष n-1 सदिशों का समुच्चय S1 इक्वल टू, फाइनल ईयर थोड़ा कठिन है, सेकेंड ईयर की तुलना में बहुत कठिन है। और अभी हाँ तो सर। फर्स्ट पेपर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, सेकेंड पेपर तो बहुत कठिन है। तो जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं और धोखे से पेपर हो गए बाय द वे, तो वो हालत होगी जो खजैले कुत्तों की होती है। खजैले कुत्ते भी समझते हैं आप? हाँ सर। खजैले कुत्ते जैसे हालत होगी जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ रहे मैथमेटिक्स में, क्योंकि इसमें इतना टफ गणित है कि ये समझ नहीं पाएंगे ना लिख पाएंगे। और जीवा जी में नकल तो शायद होती नहीं है हर जगह। नहीं होती। तो क्या होगा तुम खुद ही समझ लो शांत, फाइनल ईयर में सेकेंड पेपर शांत शुरू करेंगे तो तुम्हें बहुत अजीब लगेगा। अभी तो थोड़ा कम लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। हाँ तो ये जी। कई बार हमें समझाना पड़ता फर्स्ट सेकेंड पेपर, तब जाके बच्चों को अच्छा लगता है। इसीलिए हमने जानबूझ के 2 बैच रखे हैं, 2:30 बजे और 10 बजे, कि जो बच्चे एक बार में फीस जमा कर देंगे वो दोनों के मजे ले सकते हैं। ठीक है? हाँ शांत सर। बता आपने क्या लिखा? ऑल्सो जनरेट्स, अब 5 तारीख तक देख रहे हैं। 5 तारीख के बाद केवल उन्हीं बच्चों की एंट्री होगी जिनकी फीस जमा है। हाँ सर। 5 तक छूट है, 5 तक आ लो, 5-6 तारीख से जो भी टर्न पड़ेगा उसमें केवल फीस वाले बच्चों की एंट्री होगी। बस खत्म खेल तुम लोगों का। राम राम, गुड बाय, सलाम। तो ऑल्सो जनरेट्स भी है, सामने इस पूरी लाइन को लिखो कि यदि ऐसे अल्फा आई को कैपिटल एस से हटा दें, तो शेष n-1 सदिशों का समुच्चय कैपिटल S1 भी, ऐसे लिखना, भी VF को जनित करेगा। ऑल्सो जनरेट्स भी है, तो ये जो नया सेट है ये भी VF को जनित करेगा। अब बात ये आती कि क्यों करेगा। देखो एस तो पहले ही लिखा कि फाइनाइट डायमेंशनल है तो LS इक्वल टू भी, लेकिन ये जो हटा दिया हमने अल्फा आई, तो ये सेट क्यों जनित करेगा, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका बिकॉज हमें लिखना है। शिविका, हाँ इसका यस सर। सबसे बड़ा बिकॉज दुनिया में, सबसे बड़ा बिकॉज पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक सिर्फ बिकॉज जो अपन लिखते थे वो कितनी लाइनों का होता था? सर एक या दो लाइन का, 2 लाइन, बस 2 या 3। अब ये जो बिकॉज है ये शायद तुम्हारी जिंदगी का, पूरी BSc और MSc में जहां जहां एलजेब्रा और एनालिसिस पढ़ोगे उन सब यस में सर। से सबसे बड़ा बिकॉज है। इससे बड़ा बिकॉज हमने कहीं भी नहीं देखा है। ठीक है, लिखे? हाँ तो हमने ये लिख दिया कि जो VF है उसको ये जो S1 है वो जनित करेगा, जनरेट करेगा। अच्छा, जनरेट का मतलब एक बार बता दो शिविका, कि जनरेट का मतलब होता है कि जैसे LS1 एल- इक्वल टू भी दिखाना है, तो इसका हाँ सर। मतलब क्या होता है? इसका इसका मतलब मतलब, क्या होता सर ये होगा कि जो V का कोई भी एलिमेंट अगर होगा तो वो ना जो S1 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उससे रिप्रेजेंट होगा है? वो। बिल्कुल, बहुत ध्यान से पढ़ना, समझाना भी तुम्हीं को है। अभी तक सबका सब कुछ समझ में आ रहा है कि एस एल डी अगर है तो उसमें एक वेक्टर अल्फा आई मान लिया जो प्रीसीडिंग यस वेक्टर का सर। लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। फिर हमने कहा इस अल्फा आई को हटा दें तो ये सेट प्राप्त होगा S1। और हमने कहा ये S1 भी को जनित करेगा, मतलब जो भी सेट बचेगा, मान लो S से अपने कुछ हटाया तो S1 बचा, S1 से कुछ हटाया तो S2 बचा, ऐसे जितने सेट बचेंगे वो भी को जनरेट करेंगे। वो जनरेट क्यों करेंगे? ये बिकॉज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा बिकॉज है। तो लिखो क्योंकि, क्यों करेंगे लिखो जरा, बिकॉज
क्योंकि देखो इसका जो एस है वो जनरेट करता है वी को कि नहीं? तो सर अगर करता एस है। इक्वल टू वी है, तो अगर एल एस इक्वल टू वी है तो वी का कोई भी एलिमेंट हम लें वो एस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। हाँ सर। तो क्योंकि एल एस इक्वल टू वी, देयरफॉर फॉर एवरी अल्फा बार बिलोंग्स टू वी, देखो अल्फा अगर हमने भी का लिया तो जो अल्फा है वो एस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो हमने हाँ कहा सर। क्योंकि क्योंकि एल एस इक्वल टू भी, एल एस इक्वल टू भी का मतलब है कि भी का हर एलिमेंट एस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। बिकॉज एल एस इक्वल टू भी, इसलिए प्रत्येक अल्फा बार बिलोंग्स टू भी के लिए फॉर एवरी अल्फा बार बिलोंग्स टू भी देयर एग्जिस्ट a1 a2 अप टू an बिलोंग्स टू है। जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो किनका होगा? अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन का। तो देयर एग्जिस्ट a1 a2 an बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच दैट अल्फा की जो सकल सूरत होगी सिविका वो होगी a1 अल्फा वन प्लस a2 ए टू अल्फा टू डॉट डॉट कहाँ तक। ए एन अल्फा एन। अब ये चीज सिंका सबको तो समझ में इतनी जल्दी आई नहीं होगी, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि एस अगर वी को जनरेट कर रहा है, एल एस इक्वल टू वी है, तो डिफिनीशन क्या होती है स्पांस की या जनरेट की? अगर मतलब एल एस इजिकल टू वी है, मतलब एस वी को जनरेट कर रहा है, तो फिर वी का कोई भी एलिमेंट, कोई सा भी एलिमेंट अगर हम ले तो वो एलिमेंट ना एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। बिल्कुल। तो फिर तो तो इसका फिर यहाँ मतलब पे हम्म तो इसका मतलब जो अल्फा वी में है, तो वो अल्फा जो है वो एस के जो वेक्टर अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन रैखिक संचय के रूप में व्यक्त होगा। अर्थात अल्फा जो है वो होगा ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस ए थ्री अल्फा थ्री प्लस डॉट डॉट ए एन अल्फा एन। लेकिन बेटा इस अल्फा को तुम्हें ये दिखाना है कि एस वन का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तुम्हें ये हाँ। दिखाना है कि एल एस वन इक्वल टू बी। तो एस यस में और एस वन में क्या अंतर है? एस में और एस वन में क्या अंतर है? एस का तो लीनियर सर। कॉम्बिनेशन है ही है। हाँ तुम्हें सर, दिखाना एस ये में है कि एस अल्फा। वन का है। हाँ सर, एस में अल्फा आई भी है, एस वन में नहीं है, हमने हटा दिया है ना वो। तो तुम्हें ये दिखाना है कि जो अल्फा है वो इन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन भी होगा, तो जिसमें अल्फा यस। आई नहीं है उनका भी होगा। तो उसके लिए हाँ सिर्फ अपना थोड़ा दिमाग चलाओ। तुम्हें क्या लगता है कि क्या करना चाहिए यहाँ जिससे कुछ ऐसा हो जाए कि जो ए आई अल्फा आई की टर्म है वो हट जाए। यहाँ पे बीच में जिनका एक जगह जो है वो ए आई अल्फा आई भी होगा। एक हाँ। जगह ऐसी टर्म होगी ना ए आई अल्फा आई, ऐसे होगी कि नहीं? यस सर, तो होगी। ये हट जाए ऐसा कैसे हो सकता है? ये अल्फा आई ए आई की टर्म हट जाए ऐसा कैसे हो सकता है? ये सर जीरो या हो जाए। तो सर या तो ए आई जीरो हो जाए या फिर कोई अल्फा आई सोच अल्फा पाएगा? आई अगर तो ये बात कोई सोच ले तो बहुत बड़ी बात होगी उसके लिए। लाइफ चेंजिंग होगी एक तरह से कि इंटेलिजेंट वाला आईक्यू का मतलब टॉपर होगा वो व्यक्ति। बताओ क्या ऐसा करें जिससे ये टर्म हट जाए, क्योंकि हमें तो एस वन का लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना है और एस वन में अल्फा आई है नहीं। तो ए आई अल्फा आई की टर्म खत्म हो जाए, ऐसा करने के लिए हम क्या करें? बताओ। सर ए आई इनवर्स का मल्टीप्लाई, थ्री मल्टीप्लाई। कोई बता पाएगा कुछ? देखो साहब, अब इनको लेके हम क्या करें? कौन है ये? दुर्गेश। दुर्गेश होगा सर। हाँ, ले लें साहिल की नहीं ले? ले लो सर, देखिए। अब क्या ले यार, इसका टाइम है कोई? तो ये बताओ कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि अल्फा आई, साहिल तुम कोई बता सकते हो अल्फा आई कैसे हटाएं? सर अल्फा आई सर अभी इनवर्स तो का पोस्ट समझ मल्टीप्लाई। नहीं, अभी पीछे क्या लिखा था कि जो अल्फा आई है वो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो क्या हम अल्फा आई की जगह, जो अल्फा आई है वो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो क्या हम अल्फा आई की जगह, जो अल्फा आई है वो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो क्या हम अल्फा आई की जगह
उसके जो प्रीसीडिंग वेक्टर है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा I माइनस 1 उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को लिख सकते हैं। देखो इधर A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 प्लस यहाँ पे टर्म जिनका ये होगी AI माइनस 1 अल्फा I माइनस 1 प्लस AI तो ठीक है। ध्यान से तुम लोग समझोगे तो ये थ्योरम 3-4 दिन में 5-6 दिन में याद कर पाओगे। ये थ्योरम ऐसे नहीं है सिर्फ का एक दिन में याद हो जाए, बहुत टाइम लगेगा। हमने यस कहा जो अल्फा आई है वो प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो अगर अल्फा आई अपने पूर्व क्रम के सदस्यों का रैखिक संचय है तो अल्फा आई किन का लीनियर कॉम्बिनेशन है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट कहाँ तक? सर अल्फा I माइनस 1। तो क्या हम अल्फा आई को ऐसे लिख सकते हैं सिविका? अल्फा आई को हम ऐसे लिख सकते हैं B1 अल्फा 1 B2 अल्फा 2 डॉट डॉट BI माइनस 1 अल्फा I माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? यस सर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इसके बिकॉज ये बिकॉज ही चल रहा है अभी पूरा, और तुम्हें पता चल गया होगा कि बिकॉज के अंदर भी बिकॉज लिखना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे सर। हमें I माइनस 1 अल्फा I माइनस 1 लिखना है प्लस AI प्लस 1 अल्फा I प्लस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस AN अल्फा है। अब बताओ यहाँ बिकॉज में क्या लिखे? क्योंकि अल्फा आई की जगह हमने कुछ लिख तो दिया है, लेकिन ऐसा क्यों लिख दिया है? वो बिकॉज के अंदर बिकॉज लिखना पड़ेगा। बताओ क्या लिखे बिकॉज? Because alpha I is a linear combination of its preceding terms. प्रीसीडिंग वेक्टर्स, ठीक है लिख दो। Preceding vectors. बिकॉज अल्फा आई इज a linear combination of its preceding vectors. Preceding vectors alpha 1, alpha 2, alpha 3 up to alpha I minus। ये बहुत बड़ा बिकॉज, दुनिया का सबसे बड़ा बिकॉज यही है अभी तक हमारी जिंदगी में। तो बिकॉज कहाँ पे शुरू किया था कि क्योंकि LS इक्वल टू भी है, इसलिए किसी या प्रत्येक अल्फा बिलोंग्स टू भी के लिए स्केलर A1 A2 AN इस प्रकार होंगे कि अल्फा एस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा A1 अल्फा 1 से लेकर AN अल्फा n तक। अब उसमें से अल्फा आई हटाना है, तो हमने अल्फा आई लिखा था कि प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अल्फा आई अपने पूर्व क्रम के सदस्यों अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा आई माइनस 1 का रैखिक संचय है। तो साहिल ये समझ में थोड़ी बहुत आ रही है थ्योरम? हाँ सर, थोड़ी बहुत तो आ रही है, बाकी जो पुरानी थ्योरम्स है वो और पढ़नी है। हाँ सर देखो आप पिछला याद पीडीएफ में रखोगे तभी, रेगुलर आया करो। पिछला अगर याद रखोगे तो अगली चीजें याद रहेंगी। तुम लोग तो ऑफलाइन भी 30 पर आते रहोगे तो पूरा कोर्स बड़े अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? सर हम तो आ तो रहे हैं सर, अल्फा आई आप भी नहीं आ रहे। हम तो आ रहे हैं हाँ सर, आप कल ही नहीं आ रहे। कल कुछ कारण थे, कल की छुट्टी थी तो वो बता ही दिया था सबको। अगले टर्म पे हाँ एक सर। आध दिन की तो छुट्टी साल हो ही जाती तुम्हारे भी। तुम भी तो कहीं इधर उधर कुछ ऐसा होता होगा तुम्हारी जिंदगी में भी, तो है सर कि बहुत नहीं? कुछ होता है मेरी जिंदगी में तो वही तो छुट्टी भी हो जाती होगी। तो। हाँ सर। तो कहते ना अभी एक लाइन सुनाई थी हमने, तुम थे कि नहीं, अच्छी सूरत को संभलने की जरूरत क्या सब है? बोलने की जरूरत क्या है। और आगे याद है? सादगी में भी सादगी में भी कयामत सादगी में भी कयामत की अदा कयामत की होती अदा है। होती है। और अगली लाइन सुना दे दुर्गेश, तुम जो आ जाते हो। मस्जिद में अदा करने नमाज। तुम्हें मालूम बोलना नहीं? आगे। दुर्गेश बोल। दुर्गेश नहीं बोलेगा। नहीं है, याद नहीं है यार। याद कर ले, अगले टर्म पे सुनाना, ठीक है? थ्योरम नहीं याद हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ना दुर्गेश, ठीक है? सर मैं भूल गया था क्लास का, मैंने अभी ज्वाइन करा, मेरे को समझ नहीं आ रही। तो मैं तेरे को मैसेज करा दुर्गेश दुर्गेश करके, जिन्होंने मुझे पता नहीं जिन्होंने ज्वाइन नहीं है। ज्वाइन किया, दुर्गेश बाबू जिन्होंने ज्वाइन किया उनसे पूछो कितने परसेंट आ जाए, उनको भी नहीं आ रही है। समझ रहे? जिन्होंने शुरू से ज्वाइन किया उनको भी किसी को समझ में एक आध को आ रही हो तो बहुत मुश्किल है। किसी को आ रही है? अंशिता तुम्हें कितने परसेंट थ्योरम समझ में आ शांत रही को है आ अभी रही तक? होगी। सर आ रही है अभी तो समझ में। कितने परसेंट? 50% तक आ रही है? सर 90% तो आ रही है मुझे। लास्ट आपने जो लाइन लिखी ना उसी में हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा है, ये B1 अल्फा 1 वाली बस। बाकी तो तो पूरी अब समझ क्यों आ रही है। कंफ्यूजन? इतना इतना तो क्लियर हो गया। सिविका एक बार फिर एक्सप्लेन करो इसे।
यहाँ पे मतलब जो अल्फा आई है वो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, ये हमने ऊपर ही जब थ्योरम स्टार्टिंग में प्रूव करना स्टार्ट किया था तभी हमने ये लिखा था, क्योंकि जो एस है वो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, इस वजह से ये हमने ऊपर लिखा था यहाँ पे। तो अगर वो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा आई माइनस 1 हुए उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स। तो बस वही किया है कि उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में उसे लिख दिया है, b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 प्लस b i माइनस 1 अल्फा i माइनस 1, और कुछ अंशिता पूछ बताओ क्या समझ में आया तुम्हें? यही कि जो अल्फा आई है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स का। तो हमने जो अल्फा आई था उसी की जगह पे ये b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 bi माइनस 1 अल्फा i माइनस 1 तक लिख दिया है। अब अंशिता एक जैसे वेक्टर्स को एक साथ लेके आओ। तो अल्फा वेक्टर जो है वो देखो ए अल्फा 1 देखो अंशिता दो जगह लिखा है, यहाँ भी लिखा है यहाँ भी लिखा है। तो ये हो जाएगा a1 प्लस ai b1 अल्फा 1। ऐसे ही यहाँ अंशिता तुम खुद जोड़ लेना अल्फा 2, ऐसे ये चलता रहेगा। और यहाँ पे ai माइनस 1 प्लस ai bi माइनस 1 अल्फा i माइनस 1 प्लस ai प्लस 1 अल्फा i प्लस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस a एन अल्फा। अंशिता देखो अल्फा 1 से लेकर अल्फा i माइनस 1 तक की टर्म रिपीट कर रही है, दिख रही कि नहीं? यस सर। तो इसमें अंशिता हट क्या गया, कौन सा वेक्टर हट गया है? अल्फा आई। अल्फा i हट गया। अब देखो ये यस। किसके वेक्टर है, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा i माइनस 1 कॉमा अल्फा i प्लस 1 से लेकर अल्फा n तक, ये किस सेट के वेक्टर हो गए? सर एस के। किसके हो गए शिविका? सर S1 के। एस के तो बेटा पहले लिए ही थे हमने, एस यस तो सर यस सर। स्पांस कर ही रहा है, एस के क्यों दिखाएंगे, एस वन के दिखाना है ना अपन को। तो ये दिखाना हाँ है कि यस। एस वन जो है वो भी जनरेट कर रहा है वी को। तो एस के वेक्टर तो अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा एन सभी थे, उनमें से एक वेक्टर एस से हटाया था अल्फा आई, तो हमें एस वन मिला था। तो हमें ये दिखाना जो एस वन है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो अभी अल्फा मिल जाएगा। या ऐसे करो कि जो अल्फा है वो एस वन के सदस्यों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो एस वन में कौन नहीं है, अल्फा आई। तो देखो इसमें कौन नहीं है, अल्फा आई। इस समय ये किस सिविका ये किसके सदस्यों का लीनियर कॉम्बिनेशन है? सर ये S1 के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स या वेक्टर्स ऑफ सेट एस वन। तो ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा i माइनस 1 अल्फा i प्लस 1 डॉट डॉट अल्फा n है, ये एस वन के सदस्यों का रैखिक संचय है। शांत देखो इधर, एस वन के सदस्यों का रैखिक संचय है। शांत अगर अल्फा हमने v का एलिमेंट लिया और वो एस वन का लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूफ हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? क्या सर? अल्फा हमने v का कोई एलिमेंट लिया और हाँ वो एस वन का लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूफ हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? LS1 इक्वल टू बी। बिल्कुल, वेरी गुड। तो नीचे लिखो, हैंस वी गेट ls1 इक्वल टू v। जलवे कर दिए तुमने शांत यार, क्योंकि जो अल्फा हमने v में लिया था वो s1 के सदस्यों का रैखिक संचय है। और आप जानते हो कि ये डिफिनेशन होती है लीनियर स्पान की, तो इसका ls1 इक्वल टू v। बिल्कुल शांत, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को भी? नहीं। किसी को यहाँ से यहाँ तक पूछना हो तो पूछ लो। बोलो, पूछना किसी को? अंशिता कुछ पूछना है यहाँ से यहाँ तक? नो सर। तो अंशिता आगे क्या लिखें, 10 ls1 इक्वल टू कितना? LS1 इज इक्वल टू v। जी, तो लिखो 10 इस प्रकार ls1 इक्वल टू v। ये बिकॉज खत्म हुआ था अंशिता की नहीं अभी? सर नहीं अभी नहीं हुआ शायद। अब क्यों नहीं हुआ ये बताओ बहन? अपन को क्या प्रूव करना था कि s1 जनरेट्स v, s1 भी vf को जनित करता है, प्रूव कर दिया बिकॉज में कि s जनित करता है। पहले लेके चले कि चूंकि ls इक्वल टू v, इसलिए s के एलिमेंट जो है वो
अल्फा को जनरेट करेंगे, अल्फा इक्वल टू एस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। दिखा दिया कि अल्फा जो है वो S1 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसलिए LS1 इक्वल टू बी। अब क्या प्रूफ करना चाह रही हो? नहीं बोलो। सर, हाँ ये करना है। तो ये बिकॉज खत्म हो गया। इतना बड़ा बिकॉज BSc में तो कहीं नहीं है, MSc में भी नहीं है। तो ये अभी तक का जिंदगी का सबसे बड़ा बिकॉज था। तो क्या सिद्ध हुआ अंशिता कि जो S1 है वो VF को जनित करता है। क्या प्रूफ हुआ बताओ? जो S1 है वो जनरेट करता है। S1 generates। अंशिता तुम ये मान के चलती हो कि ये मैथ्स थोड़ा कठिन है, या हमें गाली देती हो कि कितना कठिन पढ़ाते हो? बोलो। नहीं सर, ये मैथ्स थोड़ा सा टफ है। थोड़ा सेकेंड ईयर की तुलना में टफ है कि नहीं? ऐसा यस। मत गाली हमें देना कि तुम कहो ये तो बहुत कठिन पढ़ा रहा, जनका पढ़ात रहा था, समझ में कुछ बात नहीं है। ऐसे बोलो अंशिता। सर ये ऐसे नहीं बोलते हम लोग, मतलब ऐसा मुझे नहीं आता बोलना। अच्छा तो कैसे आता है? सर कैसे नॉर्मली आता बोलते हैं। है? अपनी लैंग्वेज में बोल के बताओ कि हमें जो कछु समझ में नहीं आ रहे हैं, क्या पढ़ात रहा है। ऐसे बोलो, कैसे बोलोगे इसे? सर यही बोलेंगे सर, लेकिन समझ में आ रहा है ना। अच्छा तो ये बताओ, S1 अगर V को जनरेट कर रहा है और अगर ये S1 एलाई हुआ तो क्या हो जाएगा? बोलो। ये सर बेसिस हो जाएगा ये। जाएगा? तो लिखो, इफ S1, यदि S1 रैखिकता स्वतंत्र है, then it will be a basis of VF. तो S1 is linearly independent, then it will be a basis of VF। अंततः सबसे पहले हमने कहा था कि S V को जनरेट करता है, और अगर S एलाई है तो S बेसिस होगा। फिर हमने कहा अगर S एलाई नहीं है, मतलब LD है, तो उसमें एक वेक्टर ऐसा होगा जो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। उस वेक्टर को अल्फा आई को कैपिटल S से हटाएंगे तो जो रिमेनिंग सेट बचेगा S1, वो भी VF को जनरेट करेगा। उसको बिकॉज करके भी दिखा दिया क्यों जनरेट करेगा। फिर कहा कि अब अगर S1 एलाई है, यदि S1 रैखिकता स्वतंत्र है, तब S1 ही VF का आधार होगा। लेकिन अंशिता ऐसा तो जरूरी नहीं कि S1 एलाई हो। यस सर। तो अगर S1 एलाई नहीं है तब क्या करेंगे हम? सर उसको लेकर चलेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है और एलआई प्रूव कर देंगे। बिल्कुल, अगर एलाई नहीं है, S1 अगर एलाई नहीं है तो LD होगा। और LD होगा तो यस सर। जैसा हमने ऊपर किया है, जैसा ऊपर क्या किया हमने कि एक वेक्टर ऐसा होगा, उस समय अल्फा जे मानेंगे। क्या मानेंगे? अभी तुमने पूछा अल्फा आई क्यों माना है, तो अपन कुछ भी यस। मान सकते हैं। तो अभी अल्फा आई मान लिया, तो अब कहेंगे कि अगर S1 LD है तो एक वेक्टर अल्फा जे ऐसा होगा जो प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। फिर उस अल्फा जे का S1 से क्या करेंगे सेविका? उस अल्फा जे का S1 से क्या करेंगे? एस सर जैसे ऊपर किया था वैसे ही करेंगे कि मतलब अल्फा उस S1 जे से को हटाएंगे S1 से उसे। हटा देंगे। तो जब हाँ अल्फा हटा जे देंगे। S1 से हटेगा तो बेटा कितने एलिमेंट बचेंगे? S1 में कितने एलिमेंट थे? n माइनस अल्फा n-1 बचेंगे सर। बेटा n-2। S में n एलिमेंट थे। फिर हाँ। अल्फा आई अगर LD कर रहा है तो अल्फा आई को हटा देंगे, तो अच्छा n वो माइनस हटा वन देंगे। बचेंगे। हाँ हाँ। फिर अगर अल्फा जे LI कर LD कर रहा है तो अल्फा जे को हटा देंगे तो कितने बचेंगे? n-2। तो उस समय मान लो हमने सेट S2 मान लिया। कितना मान लिया? S2। S2। अगर वो S2 LI हुआ तो बेसिस फॉर्म करेगा, हाँ। और अगर वो भी LD हो गया तो? और अगर सर वो भी एलडी हो गया तो फिर से उसमें मतलब ऐसे ही करेंगे, कोई फिर एक अल्फा के एलिमेंट करेंगे। लेंगे। तो हाँ। ये नौटंकी करनी है सेविका, या सुंदर सुंदर शब्दों में लिख दें कि अगर S1 LD है तो उपरोक्त प्रक्रम को दोहराएंगे और हमें एक ऐसा सेट प्राप्त होगा जो LI होगा और स्पांस करेगा। ऐसा लिखने से संतुष्टि हो जाएगी, या ऐसा जिंदगी भर अपन बूढ़े हो जाए तब तक करते रहे?
कि अल्फा आई हटाएंगे, फिर अल्फा जे हटाएंगे, फिर अल्फा के हटाएंगे, फिर अल्फा एल हटाएंगे, फिर लल्लू लाम कल्लू लाम लड़के सर किसी वेक्टर स्पेस का सर एक ही बेसिस होता है या कितने भी हो सकती है? बेसिस तो बेटा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। अगर V2R है तो उसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा 2 ही होंगे। बेसिस तो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, शांत बताओ, सिमिलरली करके लिखते हैं या जिंदगी भर बुढ़ापे तक अपन करते ही रहे? सिमिलरली लिख दो सर। अगर ये थोड़ा अपन बुढ़ापे तक करना चाहे शांत तो बुढ़ापे तक कर सकते हैं, और बुढ़ापे तक पता चला अपन इसी और थ्योरम में लगे हैं, और भी लोगों के लंबे इम्पोर्टेंट लंबे तो हो है गए। ना। क्यों शांत? हाँ सर। तो नहीं लिखा रहे ऐसा, सीधे लिखते हैं। हाँ तो लिखो इफ S1 is linearly dependent, लिखो यदि S1 रैखिकता परतंत्र है, if S1 is linearly dependent then proceeding as above, तब उपरोक्त प्रक्रम को दोहराने पर, लिखो शांत, if S1 is linearly dependent then proceeding as above, तब उपरोक्त प्रक्रम को दोहराने पर कितने एलिमेंट का सेट प्राप्त होगा शिविका? We सर shall get n-2 we shall get a set of n-2 vectors which ये स्पान करेगा VF को कि नहीं? करेगा सर। और अगर बिकॉज इसका लिखना हो तो फिर बड़ा उतना ही जाएगा, है कि नहीं? हाँ यस तो सर। अपन केवल एक करके दिखाएंगे, फिर सिमिलरली यूज कर लेंगे। यदि S1 LD है तब उपरोक्त प्रक्रम को दोहराने पर हमें n-2 सदिशों का समुच्चय प्राप्त होगा जो VF को जनित करता है। अंततः स्पांस लिखे या जनरेट्स लिखे अपनी बात है, विच जनरेट्स VF या विच स्पांस VF। ठीक है, हमें क्या प्राप्त होगा अंततः? एक ऐसा सेट प्राप्त होगा जो VF को स्पांस करेगा। क्या करेगा? स्पांस स्पेंस करेगा, करेगा। जनरेट करेगा। अब बता अंततः अगर ये सेट एलाई हुआ, जो बचेगा, मान लो S2 माना इसको, तो जो बचा ये हुआ सेट है n-2 वेक्टर्स का, अगर ये एलाई हुआ तो क्या फॉर्म करेगा? बेसिस फॉर्म करेगा। करेगा कि नहीं? तो लिखो यस सर। कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रम को दोहराने पर परिमित संख्या में पदों के बाद, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, इस शांत क्या लिखा? इस प्रक्रम को दोहराने पर नहीं, ऐसे नहीं लिखा होगा। बार बार दोहराना सुना दो। ऐसे सुनना तो परिमित नहीं। संख्या में कुछ नहीं लिखा, परिमित संख्या में। नहीं सर। तो इस प्रक्रम को दोहराने, दोबारा बोलो। दोबारा से लिखवा दो ना सर, लाइन आपने मैंने काट तुम दिया। बोलो, उसी को हम सही कर देंगे। तुम बोलो तो शुरू से लाइन इस बोलो पूरी। प्रक्रम को दोहराने पर इस प्रक्रम को दोहराने पर परिमित संख्या में पदों के बाद, इस प्रक्रम को दोहराने पर परिमित संख्या में पदों के बाद हमें V का V का नहीं, S का लिखो। हमें S का ऐसा उपसमुच्चय प्राप्त होगा जो रैखिकतः स्वतंत्र होगा तथा VF को जनित करेगा। शिविका बोलना जरा, क्या लिखा है? Sir, continuing this process after finite number of steps, We shall get, after finite number of steps, we shall get linearly independent subset of capital S, linearly independent subset of capital S, which generates VF। तो परिमित संख्या में इस प्रक्रम को दोहराने के बाद हमें S का ऐसा उपसमुच्चय प्राप्त होगा जो रैखिकतः स्वतंत्र होगा तथा VF को जनित करेगा। शिविका, अगर कोई S का एलआई सबसेट प्राप्त हो रहा है जो V को जनरेट कर रहा है, तो ये बेसिस की दोनों बातों को होल्ड कर रहा है। yes sir. तो ये And क्या we shall होगा? get Li.
we shall get linearly independent subset of capital S which generates VF। तो हमें VF का ऐसा उपसमुच्चय प्राप्त होगा जो VF को जनित करेगा। तो सिविका बताओ, दोनों बातें होल्ड कर रहा है तो ये VF का क्या होगा? सर बेसिस होगा। देखो, एंड दिस विल बी रिक्वायर्ड बेसिस ऑफ VF एंड दिस विल बी रिक्वायर्ड बेसिस ऑफ VF। शांत, यही VF का अभीष्ट आधार होगा। शांत, हमने AS लिया है तो AS के LD जो वेक्टर करने वाले हैं वो एक एक करके हटाते हटाते चले जाएंगे। तो जितने वेक्टर LD कर रहे हैं वो सब हटते चले जाएंगे। तो लास्ट में जो वेक्टर बचेंगे वो कैसे होंगे शांत? दीपिका बताओ, अगर LD वेक्टर हम हटाते चले जाएंगे तो कैसे वेक्टर बचेंगे S में? सर LI। LI जैसे अल्फा I LD कर रहा था तो उसको हटा दिया, हाँ। अल्फा J LD कर रहा था उसको हटा। तो जितने वेक्टर LD कर रहे हैं सेट को, उन सबको एक एक करके हटाना। जैसे पहले S को LI को LD कौन कर रहा था? अल्फा I, हटा दिया। फिर S1 मिला, अगर S1 भी LD है तो कोई तो वेक्टर होगा जो प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, उसको हटा देंगे। S2 बचेगा, फिर एक बचेगा तो वो अगर LD हुआ तो फिर S3 से हटा देंगे। तो ये गेम हम कब तक खेलते रहेंगे देविका? जब तक सर सारे LD वेक्टर्स हट नहीं जाते और हमें LI वेक्टर्स नहीं मिल जाते। जब तक हमें LI सेट नहीं मिल जाता तब तक हम हटाते 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 रहेंगे, ठीक है? हाँ सर। अब सेविका, इसमें ज्यादा क्या हो सकता है पता है आपको? ज्यादा ये देखो, S में कितने एलिमेंट है सेविका? सर S में n एलिमेंट्स है। n एलिमेंट, और एक एक करके हम हटाना शुरू करेंगे LD वेक्टर्स को। तो हाँ ज्यादा क्या होगा? ज्यादा ये होगा कि एक एक करके बहुत सारे एलिमेंट हट जाएं और केवल एक एलिमेंट बचे। आपने एक हाँ। डिडक्शन पढ़ा है कि कोई भी वेक्टर जो सिंगलटन नॉन जीरो वेक्टर है वो हमेशा LI होता है। यस सर। तो आपने डिडक्शन में पढ़ रखा ना कि LD, अगर कोई जीरो वेक्टर रखता है तो LD होता है और नॉन जीरो वेक्टर रखता है तो LI होता है। हाँ सर। तो ज्यादा से ज्यादा इस सेट में हो क्या सकता है? ज्यादा ये होगा कि हमें S में केवल एक वेक्टर बचे, और आप जानते हो कि जो एक वेक्टर होता है वो हमेशा LI होता है। सिंगल, एक स्टेटमेंट देखो, एक लिखा डिडक्शन की सिंगल नॉन जीरो वेक्टर हमेशा LI होता है, ठीक है? यस सर। सर ये वाला अब अ देखो, सेट विच कंटेन एटलीस्ट वन नॉन जीरो वेक्टर इज LI। हाँ, जो सिंगल नॉन जीरो वेक्टर रखता है वो हाँ। हमेशा नॉन जीरो, वो LI होता है। तो यस देखो, सर। अपन ने पीछे पीछे ये लिखा हुआ है कि नो मेंबर ऑफ कैपिटल S इज जीरो, दिख रहा है? हाँ। तो S का कोई मेंबर जीरो तो है नहीं। तो जो लास्ट में जब एक एलिमेंट बचेगा केवल, तो वो निश्चित रूप से कैसा होगा? सर वो नॉन जीरो होगा। अरे नॉन जीरो तो सभी है, LI होगा। कैसा होगा? LI होगा LI। और सिंगल नॉन जीरो वेक्टर हमेशा कैसा होता है? सर LI होता है। तो S का जो लास्ट सेट बचा वो LI होगा। हाँ सर। और हर सेट स्पांस कर रहा है, जितने सेट बन रहे हैं वो सब स्पांस कर रहे हैं, यस सर। तो वो स्पांस भी करेगा। तो इसका मतलब जो लास्ट में बचेगा तो वो तो 100% कैसा होगा? बेसिस होगा, ठीक है? बेसिस। यस सर। पैरा चेंज करके लिखो, पैरा चेंज करके लिखो, एट द मोस्ट इट में हैपन दैट। अधिकतम यह हो सकता है कि, ज्यादा ये होगा कि लास्ट में सारे एलिमेंट हटके एक बचे। एट द मोस्ट इट में हैपन दैट वी शैल बी लेफ्ट विद अ सबसेट ऑफ कैपिटल S। अधिकतम यह हो सकता है कि हमें S का ऐसा उपसमुच्चय प्राप्त हो जो एकल शून्येतर सदिश रखता है। एट द मोस्ट इट में हैपन दैट वी शैल बी लेफ्ट with a subset of capital S which contains only one non-zero vector। अधिकतम यह हो सकता है कि हमें S का ऐसा उपसमुच्चय प्राप्त हो जो एकल शून्येतर सदिश रखता है, तथा सर एक बार VF फिर को से रिपीट कर दीजिए पूरा इंग्लिश में। at the most it may happen that we shall be left with a subset of capital S which contains only one non-zero vector
and which spans VF। शांत पढ़ के सुनाओ। फिर अधिकतम यह हो सकता है कि एस का ऐसा उपसमुच्चय प्राप्त हो जो एकल शून्येतर सदिश रखता हो, तो वह एलआई होगा। तथा VF को जनित करता है। एकल शून्येतर सदिश रखता है तथा VF को जनित करता है एंड जनरेट्स VF। शिविका पढ़ के सुनाओ। Prana. हाँ sir. Sir, at the most, it may happen that we shall be left with a subset of S which contains at least one non-zero vector and which spans VF. एटलीस्ट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा। एटलीस्ट का तो मतलब कम से कम होता है। एटलीस्ट नहीं, ओनली वन है। which अच्छा। contains only one non-zero vector and generates या spans VF। एटलीस्ट का तो कम से अधिकतर कम से कम एक का मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। Yes समझे? sir. which contains only one non-zero vector and which spans या which generates V। लिख दिया? Yes sir, लिख लिया। देखो, and we know that, तथा हम जानते हैं कि a set containing single non-zero vector is definitely Li। तथा हम जानते हैं कि एकल शून्येतर सदिश सदैव रैखिकतः स्वतंत्र होता है। एंड वी नो दैट a set containing single non-zero vector is definitely linearly independent। तथा हम जानते हैं कि एकल शून्येतर सदिश सदैव रैखिकतः स्वतंत्र होता है। Hence it will form a basis of VF। और इसलिए यह VF का आधार निर्मित करेगा। Hence it will form a basis of VF। अभी तक की सबसे कठिन थ्योरम है शिविका ये। रज्जियां तो नहीं उड़ गई तुम लोगों की? लास्ट लाइन लिख जाएगा, पूरी पढ़ दो, जिससे जिन लोगों ने नहीं लिखी हो वो लिख लो और बाकी हम पढ़ देंगे। लास्ट में है at the most it may happen that we shall be left with a subset of S which contains only one non-zero vector and which spans VF, and we know that us and we know that a set containing single non-zero vector is definitely Li, hence it will form a basis of VF। हिंदी वालों सबने लिख लिया लास्ट तक? शांत, लास्ट लाइन पढ़ दो एक बार। यस सर। हिंदी में दोबारा बोलें क्या? लिख लिया सर। तो हमने ये बोला था कि अधिकतम यह हो सकता है कि हमें एस का ऐसा उपसमुच्चय प्राप्त हो जो एकल शून्येतर सदिश रखता है तथा VF को जनित करता है। हम जानते हैं कि एकल शून्येतर सदिश, हम जानते हैं कि एकल शून्येतर समुच्चय कर लो, एकल शून्येतर समुच्चय सदैव Li होता है। इसलिए यही VF का अभीष्ट आधार होगा। आयुष लिख लिया? मालूम है लेकिन बोलना नहीं चाहती। इससे ज्यादा मालूम है तुम्हें नहीं बताना है क्योंकि चीज है।
ओए साहिल, आवाज आ रही है देविका? हाँ सर, अभी आई, पहले नहीं आ रही थी। कितनी देर से होगा? कब से आवाज नहीं आ रही देविका? सर अभी थोड़ी देर पहले, 4-5 मिनट से। वो थ्योरम पूरी हुई कि नहीं हुई? नहीं, थ्योरम तो पूरी हो गई सर, उसके बाद से। अच्छा अच्छा, अरे ये बच्चों ने क्या वो ब्लूटूथ करके रखा होगा, तो ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया तो वो हाँ उधर आवाज आ रही होगी। आप बताओ थ्योरम कैसी लगी देविका? महान लगी कि नहीं? महान है ये थ्योरम। हाँ सर, ये वाली इसमें थोड़ी सी टफ भी है, कंफ्यूजिंग है थोड़ी। तीन थ्योरम हैं। एक का नाम है एग्जिस्टेंस थ्योरम, एक का नाम है डायमेंशन थ्योरम, और एक का नाम है एक्सटेंशन थ्योरम। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीनों में एग्जिस्टेंस और डायमेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन थोड़ी थोड़ी कम आती है, अभी तक एक दो बार ही आई है, लेकिन डायमेंशन और एग्जिस्टेंस तो लगभग हर साल इन दोनों में से एक आती है। तो तीनों करोगे तो सिर्फ तीन थ्योरम इधर है, डायमेंशन, एग्जिस्टेंस और एक्सटेंशन, और तीन एक्सटेंशन। उधर है। और तीन उधर है। तीन उधर कौन सी हैं? एक तो है ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। हाँ सर। एक और है इंटरसेक्शन, एक एक यूनियन। इंटरसेक्शन और यूनियन। तो तीन इधर तीन उधर, कितनी हो गई? 6। छह। और एक है डायरेक्ट सम, कितनी हो गई? 7। सर इधर की तो सात अभी हो ये गई। पहली है ना? हाँ, इधर इस टॉपिक की बेसिस की सेकंड चैप्टर है ये, इसकी ये पहली थ्योरम है। तीन चैप्टर है दुर्गेश बाबू। तो इस चैप्टर की ये पहली थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूव एग्जिस्टेंस थ्योरम। अस्तित्व प्रमेय, आधार प्रमेय लिखो और सिद्ध करो। लेकिन ये बहुत कम लोगों को समझ में आई होगी, तो हम दोबारा फिर ऐसे 2:30 बजे पढ़ाएंगे। और जब 2:30 बजे पढ़ाएं तो सर इसको आज जरूर। आज नहीं है, MWF में 2:30 बजे क्लास होती है। आज कौन सी क्लास है 2:30 बजे? सर कल पढ़ा देना, 2:30 बजे पढ़ नहीं पाई। हाँ, कल 2:30 बजे तो नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि अभी उन लोगों को साथ बेसिस की डिफिनीशन नहीं लिखाई उस बैच में। लिखिए 2:30 बजे कोई बैच कंटिन्यू। दीप सिखा, दीप सिखा। यस तो 2:30 बजे वाले बैच में बेसिस की डिफिनीशन लिखाई क्या हमने? नहीं सर, अभी ये वाला नहीं हुआ उसमें। अभी बेसिस नहीं हुआ ना, तो बेसिस पहले होगा तब ये थ्योरम आएगी। यस तो सर। अभी उसमें वो तो डायरेक्ट सम तो हो गया होगा। हाँ सर, वो सर वाला आप हो गया था। ऑफलाइन की बात कर रहे हैं या ऑनलाइन की? ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, 2:30 बजे की। सर वो तो एक ही चल रहा ऑफलाइन है ना दोनों बैच, तो मतलब ऑफलाइन तो 9 to 4 बजे। नहीं नहीं, ये सब अलग चलेगा बैच। एक में फर्स्ट पेपर चलेगा, एक में नहीं, सेकेंड मतलब पेपर अभी तो चलेगा। नहीं चल रहा ना, अभी तो अलग अभी अलग। इसलिए नहीं चल रहा कि हम सोच रहे हैं एक यूनिट अब चूंकि अधूरी का छोड़ना, सबको करवा ही दें अच्छे से, हाँ सर। फिर बदल जाएंगे बैच। ठीक है, 2:30 बजे अलग रहेगा टॉपिक, इस समय अलग रहेगा। अभी क्या पहली यूनिट हम सोच रहे हैं सबको समझ में आ जाए, धीरे धीरे से 2-2 3 दिन बार पढ़ के कुछ लोग ऑफलाइन आके समझ लें। ये बहुत कठिन गणित होता है शांत से फाइनल ईयर में। सेकेंड पेपर, फर्स्ट पेपर तो फिर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, सेकेंड पेपर बहुत लेंदी कर दिया है। 3 गणित दिक्कत शांत। ये है सर, मतलब अभी पढ़ते हैं तो समझ में आ जाती है, लेकिन फिर बाद में भूल जाएंगे अगर रिवीजन नहीं करेंगे शांत सेकेंड पेपर में 3 गणित जो पहले बच्चे पढ़ते थे वो तुम्हारा एक गणित बना दिया। एक गणित होता शांत कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वो चौथी यूनिट कर दी पूरी, इतनी बड़ी पेपर था। एक था मैट्रिक स्पेस, तीसरी यूनिट कर दी। समझ रहे हैं? और तो। एक MSC यूनिट लेके आए अभी, वो तो हमें खुद पढ़नी पड़ेगी पहले। ठीक है। और जो पहली दूसरी यूनिट है वो पहले से ही थी। तो सेकेंड पेपर बहुत लेंदी कर दिया, पता नहीं तुम लोगों से क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं ये लोग। सर ये समझ अच्छा, रहे तुम हैं लोगों को लॉकडाउन में होशियार हो गए सर घर बैठ के। BSc के बारे में कुछ पता है कि इस साल जो एडमिशन हो रहे हैं उनमें कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है? मतलब 2021 जो नई शिक्षा नीति से एडमिशन हो रहे हैं, उसमें हाँ इस तरह से BSc नहीं होती है कि तुमने जैसे पढ़ी है। उसमें कुछ नया पैटर्न आया है कि कोई बच्चा जैसे मैथ्स लिया है या हाँ फिजिक्स लिया है, केमिस्ट्री लिया, आर्ट ले सकता है, कॉमर्स ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। तो साइंस कॉलेज में अब आर्ट और कॉमर्स भी आ गई होगी। तो वो जैसे एक बच्चे ने फिजिक्स लिया तो वो फिजिक्स के साथ कुछ ले सकता है या मैथ्स के साथ कुछ ले सकता है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि BA वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही लेगा।
सर वो अभी हुआ नहीं है, होगा। अरे अभी बंद पर हो ये गया अभी साहब, न्यू बाकी हो गया। एजुकेशन पॉलिसी में ये बोल दिया गया है, लेकिन अप्लाई हुआ कि नहीं ये नहीं पता। हो गया है, 1 साल से हो गया है। मतलब सर फिजिक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी और आर्ट वार्ट मतलब और कोई कुछ सब्जेक्ट भी, लेंगे? मतलब आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। जैसे मैथ्स जो एक चुन, तुम चाहो तो कॉमर्स का सब्जेक्ट ले लो, चाहो, कोई कंपलसरी नहीं कि तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री या कंप्यूटर। तो सर वो तो उनके लिए होगा ना जो फर्स्ट, मतलब। अरे यार मतलब नहीं तो जान, गुनाह कर दिया क्या? एक बात बता रहा हूँ मैं, आप बोल रहे हो ना कि ये इसमें ले सकते हो, तो वालों यार को। जिंदगी में हर जगह फायदा दे, तो यहाँ पहुंच गया साहिल। ये पहुंच गया, अब ज्यादा फायदा देखेगा ना तो समझ रहे हैं? हाँ सर। फायदा देखता है। 10:30 बजे क्लास काम आ जाता है। अरे सर आज याद नहीं रही संडे के चक्कर में। ऐसे मजाक नहीं यार, इससे जरूरी कोई काम होगा तभी तो याद नहीं रही। नहीं ऐसे फायदा नहीं हमें देख सर। तो रहा है याद सर रही, रात में। सर मैं शाम को क्लास याद ऐसे रही। भी मिस नहीं करता। इतने सारे लोगों की याद रही है तो भाई। तो भूल गया सर किसका? फर्स्ट पेपर का। नहीं, केवल सेकंड पेपर बदला भाई साहब। बदला क्या, बढ़ा है, बदला कुछ नहीं, बढ़ा है। 1 यूनिट बढ़ गई। अगर तुम्हारे पास पुरानी किताबें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 यूनिट बढ़ गई है। जो चौथी पांचवी यूनिट थी, जो तीसरी चौथी यूनिट थी, वो मिलके तीसरी बन गई है। जो पांचवी थी वो चौथी बन गई है, और पांचवी की जगह एमएससी से एक नई यूनिट आ गई है। ठीक यस है, तो बदला कुछ नहीं है, बढ़ गई 1 यूनिट। यस सर। ठीक है अभिषेक बाबू, यस सर। आप लोगों से कह दो कि फीस टाइम से जमा कर दें। अब की बार 5 तारीख तक, 6 से फिर किसी को लेंगे नहीं हम। सर अभी तो मेरी ही हुई, मैं क्या कहूँगा। हाँ, तो कह दो, कहने में क्या, तुम्हारी हो ना हो उससे क्या मतलब, कह तो सकते हैं अपन। वही तो लोग ज्यादा चिल्लाते हैं। कर दो भाई। तो चलो पढ़ो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और अलजेब्रा रिवाइज करते रहो।